Hello everyone. So today we are starting the third section of the chapter Pictorial Politics. इस सेक्शन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में किस तरीके से इलेक्शन सिस्टम काम करता है. What is our system of election? Okay, can we say that Indian election are democratic? क्या हम इंडियन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? ओके, तो इंडियन सिस्टम ऑफ इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं, इसे जानने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हाउ द इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, किस तरीके से इलेक्शन इंडिया में होते हैं, उनका प्रोसेस क्या है. ओके, इंडिया में दो बड़े चुनाव होते हैं जो है लोकसभा और विधानसभा. ये इलेक्शंस 5 साल के इंटरवल में रेगुलरली होते हैं. इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वे अपने 5 साल के टर्म को ख़त्म करने के बाद, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा का हो या विधानसभा का, ठीक है, जैसे ही इनका 5 साल का टर्म खत्म होता है तो जो पार्लियामेंट है या विधानसभा है वो डिसॉल्व हो जाता है, इसे भंग कर दिया जाता है और इसके बाद फिर से नए चुनाव होते हैं. कई बार जो लोकसभा चुनाव जो है तो ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसमें सेम टाइम में होते हैं. कई बार सेम डेज में होते हैं और कई बार कुछ दिनों के अंतराल में ये चुनाव किए जाते हैं. ये इलेक्शंस को जनरल इलेक्शन कहते हैं. मैंने आपको कहा था शुरू में दो बड़े इलेक्शन, इसे जनरल इलेक्शन कहा जाता है. इसके अलावा कई बार बीच में भी चुनाव हो जाते हैं. 5 साल के जो गैप है उसके बीच में भी चुनाव हो जाते हैं क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट अचानक वैकेंट हो जाती है. इसका कारण ये है कि रिप्रेजेंटेटिव के अचानक ख़त्म हो जाने या फिर वो अपने सीट से रिज़ाइन दे देता है, तो ऐसे में वो सीट को खाली नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पे फिर से इलेक्शंस कराया जाता है. इन इलेक्शन को बाय इलेक्शंस कहा जाता है. तो आइए आज के चैप्टर में हम जनरल इलेक्शन पे फोकस करते हैं और उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी. जैसे कि हमने देखा कि हरियाणा में टोटल 90 MLA इलेक्शन जीते थे. तो ये 90 MLA कहाँ से आए, किस तरीके से जीते? हमारी कंट्री ने एक सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन का बेस बना के रखा है. यह बेस ऐसा है कि इन कंट्री को हमने डिवाइड कर लिया है छोटे छोटे हिस्सों में ताकि इलेक्शन स्मूथली हो सके. ये जो छोटे हिस्से जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं उन्हें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं. इसे और विस्तार से समझ लेते हैं. ठीक है, वोटर जिस एरिया में रहता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है वो एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है. ठीक है, अगर बाय चांस लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो हमने कंट्री को टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट के रखा है. जो रिप्रेजेंटेशन है जिसके द्वारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर के आएंगे. ओके, तो इस तरीके से ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाता है जिसमें हर एक इंसान को एक वोट और उसके वोट की वैल्यू इक्वल होती है. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिक्वायर्ड होती है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रफली इक्वल पॉपुलेशंस जो इक्वल पॉपुलेशन में डिवाइड कर दी गई है. आपस में पॉपुलेशन को बाकायदा इक्वली डिवाइड किया गया है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में. ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से जब स्टेट असेंबली या स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसमें भी हमने
स्टेट की पॉपुलेशन को इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया है। तो ये बांटा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जीत के आते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जैसे एमएलए कहलाते हैं। तो ये जो ईच पार्लियामेंट है, तो जो ईच पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है ना। तो पार्लियामेंट में बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है और यही सेम अप्लाइड होता है पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन में भी, जहाँ पे विलेज या टाउन को वार्ड में बांट दिया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो इस तरह से वार्ड जो होते हैं और अर्बन एरियाज़ के जो वार्ड होते हैं उसमें जो मेंबर चुन करके आते हैं वे पार्षद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसे सीट भी कहते हैं। ओके, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीट कहते हैं। तो इसी कारण हमने जो एग्जांपल स्टार्टिंग में देखा उसमें पता चला कि लोक दल ने हरियाणा में टोटल 60 सीट जीती, मतलब 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी उन लोगों ने जीत लिया है। तो इस तरीके से टोटल लोग वहाँ पे एमएलएस कितने हैं, 60 एमएलएस जीत गया स्टेट असेंबली में। ओके, अब हम देख लेते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से सिटीजन्स हैं, ठीक है, या डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीजन्स हैं इंडिया में। कुछ ऐसे तबके भी हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, जो कि एक वीकर सेक्शन में आते हैं, जिनकी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्हें डर था कि अगर हम ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन करेंगे तो ये वीकर सेक्शन कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से उन्हें लोकसभा में और स्टेट असेंबली में इक्वल चांस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जिस तरीके के रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए, जो एजुकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जिस तरह की चीज़ों को हैंडल किया जाता है इलेक्शन जीतने में, उनमें ये कैपेबल नहीं है। तो ऐसे में ये वीकर सेक्शन कहीं छूट ना जाए, कहीं अपनी बातों को रखने में नाकामयाब ना हो सके। तो इसके चलते यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमारे जो पार्लियामेंट असेंबलीज़ हैं उन्होंने इन लोगों की आवाज़ों को सुनने के लिए, मतलब इनकी आवाज़ को, इनकी भावनाओं को जानने के लिए ऐसे प्रॉपर जो सिग्निफिकेंट सेक्शन है पॉपुलेशन का, जो कि डेमोक्रेसी में तो कम रिप्रेजेंटेशन लगते हैं और पर ये भी हमारे भारत के अभिन्न हिस्से हैं। अगर हम इनको चांस नहीं देंगे तो ऐसे में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक क्या होता है, हर एक, चाहे वो उसकी तादाद कम हो या ज़्यादा हो, हर एक की बात जो है वो गवर्नमेंट के सामने रख सके, अपनी परेशानी, अपनी इच्छाएं बता सके, तभी तो एक देश डेमोक्रेटिक कहलाएगा। तो इसी चीज़ को देख करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल सिस्टम लेकर आया, वो था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि सिर्फ वीकर सेक्शन के लिए है। ठीक है, इंडिया में बहुत से लोग शेड्यूल कास्ट हैं तो और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो होता ये है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो शेड्यूल कास्ट अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहाँ पे जितने कैंडिडेट खड़े होंगे वो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट वाले ही होंगे, ताकि जो भी मेंबर जीत के आए तो वो शेड्यूल कास्ट की बात रख सके। सेम शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है, इसमें शेड्यूल ट्राइब के लोग ही हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी दल या पार्टी के बिलोंग करते हो। तो ऐसे में लोकसभा में टोटल 84 सीटें रिजर्व करके रखी गई है शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स रिजर्व करके रखी गई है शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये सीटें जो टोटल पॉपुलेशन वो शेयर करते हैं उसके हिसाब से दिया गया है। ओके, इसके अलावा ये सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है उसको आगे जाके और ब्रॉड किया गया है
डिस्ट्रिक्ट और लोकल वाइज भी। रूरल जो पंचायत चुनाव होते हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी इन्हें सीटें रिजर्व मिली है। इसके अलावा कुछ और सेक्शन है जिसको ऐड किया गया है इन लोकल बॉडीज़ में, जैसे कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को भी। ठीक है, इन्हें चांस लोकसभा में तो नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ स्टेट असेंबली में इन्हें प्रॉपर रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा 1/3 जो सीटें हैं वो रिज़र्व होती है विमेंस के लिए रूरल और अर्बन बॉडीज़ में, ताकि वुमेन भी अपना महत्व इस इंडियन डेमोक्रेसी में दिखा सकें। आइए अब हम जान लेते हैं वोटर लिस्ट क्या होती है। एक वोटर लिस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। वोटिंग का सबसे पहला जो नेक्स्ट स्टेप होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करना है, सेकेंड स्टेप होता है वोटर लिस्ट बनाना। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। ओके, इसमें क्या होता है कि आखिरी दिन तक वोटर लिस्ट बनती है, बहुत से नाम ऐड होते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में एक एलिजिबल जो वोटर लोग हैं, कौन से लोग वोट देने लायक हैं, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनती है जिसमें हर एक का नाम होता है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग। तो ये लिस्ट को कहते हैं इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि जो फर्स्ट कंडीशन है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की वो पूरी हो सके, जहाँ पे हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की। तो इंडिया में जैसे एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें 18 साल की उम्र के जितने लोग हैं वे वोट दे सकते हैं। हर एक का वोट इक्वल काउंट होगा और कोई भी चुने गए उम्मीदवार को नापसंद या उसके खिलाफ अपना मत नहीं रख सकता। किसी के साथ भी ऐसा भेदभाव नहीं होगा कि उसे वोटिंग राइट छीना जा सके जब तक कि कोई अच्छा रीज़न ना हो। तो इन डिफरेंट सिटीजन्स जो एक दूसरे से अलग है, कुछ रिच है, कुछ पुअर है, कुछ हाईली एजुकेटेड है, कुछ लेस एजुकेटेड और कुछ नॉर्मल एजुकेटेड है, सबकी कंडीशंस अलग अलग है। ठीक है, उनके व्यूज़, उनकी नीड्स अलग अलग हैं। ठीक है, फिर भी वे इन सारे विभिन्नताओं के साथ एक चीज़ है जिसमें सब सिमिलर है, वो है वोटिंग राइट। सबके वोट इक्वल काउंट होते हैं। हमारे कंट्री में 18 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार है। ठीक है, उनके कास्ट, उनके रिलीजन, उनके जेंडर को छोड़ करके उन्हें उनसे ऊपर एक नागरिकता के तौर पे, हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पे वोटिंग का अधिकार होता है। सिर्फ कुछ स्पेशल जो क्रिमिनल्स हैं या जो कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें ही बस वोटिंग का राइट नहीं होता। ठीक है, और कुछ रेयर सिचुएशन है जिसमें वोटिंग का अधिकार छीना जाता है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे एलिजिबल जो पर्सन हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में लिखें। ओके, इसके अलावा ये जब वे वोटिंग की एज में आ जाते हैं तो उनकी कंप्लीट वोटर लिस्ट भी बनाना, वोटिंग के यानी इलेक्शन के पहले वोटर लिस्ट बनाना भी काम गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, जिसमें बाकायदा उनका नाम, वे किस जगह में रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है, इस वोटर लिस्ट को हर समय दर समय अपडेट किया जाता है। कुछ नए नाम जोड़े जाते हैं और जो ख़त्म हो गया उन ऐसे नामों को डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोगों ने प्लेस चेंज करके दूसरी जगह रहने चले गए, दूसरे राज्य में चले गए, तो ऐसे में उनका नाम भी डिलीट हो जाता है, हटा दिया जाता है और वे लोग जिस राज्य या कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए वहाँ पे जा कर के उनका नाम ऐड किया जाता है। ठीक है, ये काम हर 5 साल में होता रहता है क्योंकि 5 सालों में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन के डेट के कुछ समय पहले ही उन्हें वोटर लिस्ट जो है अपडेट कर ली जाती है। अभी कुछ साल पहले ही इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड IC को
को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें ये कोशिश की गई है कि जो वोटर लोग हैं उनकी फ़ोटो भी उनके साथ हो। ऐसे में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम ना हो कि कोई और आदमी आकर के आपका वोट दे दिया आपके नाम से। तो फ़ोटो एक आइडेंटिटी होती है जिसके ज़रिए पहचाना जा सकता है कि सही आदमी ने वोट दिया है। ठीक है, ये कंपलसरी होता है कि आप जो है अपना वोटर कार्ड लेकर आएँ। हाँ, अगर आपका वोटर कार्ड नहीं है तो दूसरा आइडेंटिटी कार्ड भी आप ला सकते हैं, जैसे कि जो आइडेंटिटी प्रूफ में काम आता है, जैसे राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और अभी हमारे पास आधार कार्ड है, उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं इन आइडेंटिटी कार्ड के लिए। तो होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।